नमस्कार यूपीएससी पारस के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। एग्जाम बहुत पास आ गया है और आज के इस वीडियो में हम हिंदी के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस हिंदी की टेस्ट सीरीज का पार्ट है। इस टेस्ट सीरीज में एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा प्रोबेबल पॉइंट्स को कवर किया गया है। इसके अलावा इसमें उन सभी शब्दों और पॉइंट्स को भी कवर किया गया है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और जिनके एग्जाम में आने और एग्जाम में गलत होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसमें कुल 18 टेस्ट थे इस टेस्ट सीरीज में, जिसमें अभी दो बाकी हैं। 16 हो गए हैं। एक दो दिन में जो बाकी दो टेस्ट हैं वो भी आ जाएंगे और उनको भी खत्म करवा लिया जाएगा। हर टेस्ट में 60 प्रश्न के हिसाब से लगभग 1100 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है। और अगर इनकी एक्सप्लेनेशंस को भी कंसिडर कर लिया जाए तो ये जो संख्या है लगभग 3 साढ़े 3 गुना बढ़ जाती है। प्रैक्टिस के साथ हिंदी को कम समय में और अच्छे से रिवाइज करने के लिए ये जो टेस्ट है और इनका जो सॉल्व्ड पीडीएफ है बहुत अच्छा मीन और बहुत अच्छा साधन है। मुझे ये उम्मीद है कि एग्जाम में इससे बहुत सारे सवाल आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखने को मिलेंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से इस टेस्ट सीरीज को बनाया गया है। जिन लोगों ने इसे ज्वाइन किया हुआ है वो इसके लेवल और इसके इंपॉर्टेंस को महसूस भी कर रहे होंगे। अगर आप अभी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और इस बचे हुए समय में जो 5-6 दिन बचे हुए हैं इसमें हिंदी में अपनी परफेक्शन को बढ़ाना और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर जो मीन है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से बहुत मेहनत करके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सबसे कंफ्यूजिंग जो पॉइंट्स हैं, जो शब्द हैं, जो चीजें हैं, उनको यहाँ पर कवर किया गया है। जिससे कि जो भी कंफ्यूजन आपको एग्जाम में होने वाला हो वो यहीं पर कवर हो जाए। प्लस ये बात भी ध्यान रखी गई है कि इनमें उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं पॉइंट्स को कंसिडर किया जाए जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो इनकी सॉल्व पीडीएफ को आप अच्छे से अगर कई बार दोहरा लेते हैं तो हिंदी में आपको बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा और एग्जाम में आप बहुत कॉन्फिडेंटली जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर हम इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं और उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो टेस्ट जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ये एक फुल टेस्ट है, यानी कि इसमें 60 क्वेश्चंस है और 60 क्वेश्चन में हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चंस जैसे एग्जाम में आते हैं वो शामिल हैं। अच्छा, यहाँ पर केवल फुल टेस्ट ही नहीं, इन 18 टेस्ट में 6 फुल टेस्ट हैं और जो बाकी 12 टेस्ट हैं उनमें हर टॉपिक से दो दो जो हैं वो टेस्ट लिए गए हैं। तो कुल 18 टेस्ट हमारे पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो पहला प्रश्न है हमारा वो है कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसके लिए एक शब्द क्या है। तो ये एक शब्द से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है अकिंचन, दूसरा है दिगंबर, तीसरा है दिक्पाल, चौथा है विशंभर। इन जो ऑप्शंस है इनको अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले बात करें अगर अकिंचन की, तो अकिंचन का मतलब होता है वह जिसके पास कुछ ना हो। तो जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको अकिंचन बोला जाता है। एक्सप्रेशन में सारा लिख के आपको मिलेगा। दिक्पाल का मतलब होता है दसों दिशाओं का पालन करने वाला देवता, या वो जो दसों दिशाओं का स्वामी हो, जो दिशाओं का स्वामी हो उसको दिक्पाल बोला जाता है। तो ये भी जो है वो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसके लिए एक शब्द नहीं है। विशंभर की बात करें तो विशंभर का मतलब होता है जो सारे विश्व का पालन या भरण करने वाला होता है उसको विशंभर बोलते हैं या विश्वंभर बोलते हैं। परमेश्वर भी इसका एक शब्द है और जो विश्वंभर या विशंबर है वो भगवान विष्णु का भी एक नाम है। तो हमारा दिक्पाल भी इसका सही ऑप्शन नहीं है, विशंभर भी सही ऑप्शन नहीं और अकिंचन भी सही ऑप्शन नहीं है। सही ऑप्शन जो इसका होगा वो होता है दिगंबर। दिगंबर वह होता है जो जो दिशाओं को ही वस्त्र के रूप में धारण करता है। दिशाएं ही जिनके वस्त्र होते हैं वो कौन है? वो होता है दिगंबर। दूसरा है हमारा प्लवंग। प्लवंग किसका पर्यायवाची है ये पूछा गया है। तो प्लवंग किसका पर्यायवाची है अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन चार देके रखे गए हैं वो हमारे पास है। एक है मृग, एक है शेर, एक है बंदर और एक है मगर। तो जब हम लोगों ने पर्यायवाची पढ़े थे तो हम लोगों ने देखा था कि जो प्लवंग शब्द है वो बंदर का पर्यायवाची है। ठीक। मृग, शेर और मगर का पर्यायवाची प्लवंग नहीं होता है। प्लवंग जो है वो बंदर का पर्यायवाची होता है। बंदर के और दूसरे पर्यायवाचियों के बारे में बात करें तो बंदर का एक पर्यायवाची होता है कपि, एक होता है वानर, एक होता है मरकट, एक होता है शाखा मृग, कपीश, हरि और जो कीश है, ये सारे बंदर के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर प्लवंग किसका पर्यायवाची है? तो सही जवाब होगा प्लवंग पर्यायवाची है बंदर का। तीसरा हमारे पास आ जाता है शुद्ध वर्तनी पूछी गई है और पूछा गया शुद्ध वर्तनी का शब्द यहाँ पर कौन सा है। तो हमारे पास चार ऑप्शन देके रखे गए हैं जिसमें एक है भागीरथी, फिर
भाग तो सभी देखिए भागीरथी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वर्तनी शुद्ध पूछी गई है, तो यहाँ पर वर्तनी में थोड़ा थोड़ा जो चेंज है वो कर दिया गया है। तो अगर हम भागीरथी को देखें तो भागीरथी की शुद्ध वर्तनी होती है भा घी रथी। ये भागीरथी की शुद्ध वर्तनी होती है। भाव हमें बड़े आ की मात्रा है, गा में बड़ी ई की मात्रा है, रा है, और था में बड़ी ई की मात्रा है। वर्तनी में आप तभी परफेक्ट हो पाएंगे जब आप वर्तनी की लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर जो एग्जाम है उसमें देखने को हमको मिलता है, थोड़ा सा वर्तनी का चेंज देखने को मिलेगा। तो ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे क्वेश्चन में आप अक्सर ह्यूमन एरर करके चले आएंगे, गड़बड़ी करके चले आएंगे और गलत कर देंगे इसको। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो है ये गलत वर्तनी है। भागीरथी छोटी की मात्रा था में लगी, ये भी गलत वर्तनी है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये भागीरथी भी जो है वो गलत वर्तनी है। सही वर्तनी हमारे पास कौन सी होगी? भागीरथी। ये वाला जो है ये हमारी जो है वो सही वर्तनी है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, यानी कि प्रमाण दिया जाए और प्रमाण से भी वो सिद्ध ना हो सके। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे पास है। पहला ऑप्शन है अप्रमाणित, दूसरा है अनुप्रमेय, तीसरा है अप्रमेय और चौथा है अप्रमाणिक। ठीक। तो यहाँ पर मिलते जुलते ऑप्शन हमारे पास देके रखे गए हैं। हम लोगों ने जब बचपन में मैथ्स पढ़ी होगी तो वहां पर हमारे पास ज्योमेट्री रही होगी। ज्योमेट्री में एक आता है प्रमेय। प्रमेय का मतलब होता है सिद्ध करना। ठीक है। तो सिद्ध करना क्या हो गया? प्रमेय। और जो सिद्ध ना हो सके उसके लिए क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अप्रमेय। तो यहाँ पर जो सही उत्तर इसका होगा वो होगा अप्रमेय। अप्रमेय का मतलब होता है जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। अप्रमाणित क्या होता है? अप्रमाणित होता है जिसको प्रमाण से, जो प्रमाण से सिद्ध ना हुआ हो, जिसे प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके वो अप्रमेय होता है। और जो प्रमाण से सिद्ध ना हुआ हो, प्रमाण दिया गया लेकिन वो सिद्ध नहीं हुआ, वो क्या हो गया? वो हो गया अप्रमाणित। ठीक है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अप्रमेय। अनुप्रमेय जैसा कोई शब्द नहीं होता है। फिर है हमारा विशेष विशेषण का कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म यहाँ पर विशेष विशेषण का सुमेलित नहीं है वो हमसे पूछा गया है। चार ऑप्शन में अगर देखें तो पहला है ऋतु, जिसमें देकर रखा गया है आर्तव, यानी कि यहाँ पर एक विशेष है और उसके साथ विशेषण है, और हमको बताना है कि यहाँ पर इनका जो जोड़ा है वो सही है या नहीं है। तो ऋतु का जो विशेषण है वो होता है आर्तव, और यहाँ पर जो री है उसका संप्रसारण हो जाता है आर में, तो यहाँ पर बन जाता है आर्तव। तो ये हमारे पास क्या है? ये सुमेलित है, ये सही है, ये सही मैच्ड है। एक का होता है ऐकिक, ये भी क्या है? ये भी हमारा सही है। इसके बाद अगर देखें तो बाकी है हमारा एषण और क्लेश का है इष्ट। एषण का जो है वो भी सही है। एषण का इष्ट होता है। जो क्लेश है, क्लेश का सही विशेषण कलह नहीं होता है, क्लेश का सही विशेषण होता है क्लिष्ट। आधा का ये ये क्लेश का सही विशेषण है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ये हमारा क्या है? ये हमारा सही उत्तर होगा। क्लेश का विशेषण क्लिष्ट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय क्या है? हम जानते हैं तुरंग जो है वो तुरंग किसका पर्यायवाची है? तुरंग पर्यायवाची है घोड़े का। तो तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा का। यहाँ पर हमको बाकी चार ऑप्शन देके रखे गए, जिनमें एक है वाजी, एक है अंबुधर, एक है विजन और एक है किंकर। किंकर जो है ये बेसिकली सेवक या दास का पर्यायवाची होता है। विजन, ये अंग्रेजी वाला विजन नहीं है, हिंदी वाला विजन। और यहाँ पर जो विजन है, विजन का अर्थ होता है एकांत, या ऐसी जगह जहां पर कोई भी व्यक्ति ना हो, जन रहित स्थान, उसको हम विजन बोलते हैं हिंदी में। अम्बुधर जो है वो अम्बु और धर से मिलकर बना हुआ है। अम्बु का मतलब होता है जल और धर का मतलब उसको धारण करने वाला। तो हम जानते हैं जल को धारण कौन करता है? जल को धारण करता है बादल, या जल को धारण करता है मेघ। तो अम्बुधर, विजन और किंकर, इनमें ये कोई भी जो है वो तुरंग के पर्यायवाची नहीं है। तुरंग का जो पर्यायवाची है वो क्या है? वो है वाजी। वाजी का अर्थ भी क्या होता है? वाजी का अर्थ भी होता है घोड़ा। तो तुरंग और वाजी दोनों ही घोड़े के पर्यायवाची हैं, तो ये आपस में भी एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वाजी।
घोड़े के जो दूसरे पर्यायवाची हैं वाजी और तुरंग के अलावा वो है होता है, घोटक होता है, अश्व होता है, सैंधव होता है, रविसुत होता है, ये सारे क्या है, ये सारे घोड़े के दूसरे पर्यायवाची हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। जो एक्सप्लेनेटरी शीट है, जो सॉल्व शीट होती है, उसमें आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई मिलती है, जिससे आप आसानी से उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगला है उत्कर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम पूछा गया है यहाँ पर। विलोम की बात करें तो विलोम का मतलब होता है वह जो उसका विपरीत अर्थ प्रकट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं विलोम। ठीक। यहाँ अगर देखा जाए तो हमसे उत्कर्ष का विलोम पूछा गया है, और उत्कर्ष के विलोम में हमारे पास जो चार ऑप्शन देके रखे गए हैं वो देके रखे गए हैं: अपकर्ष, आकर्ष, अनुत्कर्ष और आकर्ष। अब जब भी विलोम या कोई भी और चीज आपको पास मिलेगी, जरूरी नहीं कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें चार ऑप्शन में जो बाकी ऑप्शंस हैं सही के अलावा जो दूसरे ऑप्शन उनका कोई अर्थ निकलता भी हो सकता है कि वो ऐसे शब्द हो जिनका कोई भी अर्थ नहीं और मिलते जुलते बनाकर आपको क्वेश्चन में डाल दिए गए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर आपके जो तीन शब्द हैं वो ऐसे ही हैं जिनके जनरली कोई मतलब नहीं निकलते हैं, और उत्कर्ष का सही विलोम जो होता है वो होता है अपकर्ष। ठीक। उत्कर्ष का सही विलोम है आपका अपकर्ष, तो ये आपका सही उत्तर हो जाता है अपकर्ष। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वर्तनी से फिर हमारे पास है, और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमसे पूछा गया है। यहाँ पर हमारे पास जो चार जो ऑप्शन देके रखे गए हैं वो चार ऑप्शन देके रखे गए हमारे पास: ईर्षा, ईर्षा, ईर्ष्या और ईर्ष्या। वर्तनी में एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो जनरली आपके जो मैक्सिमम वर्तनी होगी वो आपकी सही होगी। अगर आप सही बोलते हैं तो आप सही लिखेंगे भी, और अगर आप सही लिख भी ले रहे हैं तो आप उसको पहचान भी लेंगे। यहाँ पर अगर हम ईर्ष्या, जिसका मतलब होता है जलन, जिसका मतलब होता है डाह, ठीक, उसका जो सही वर्तनी होती है वो होती है ये ईर्ष्या। ये जो है वो शुद्ध वर्तनी है, यानी कि ये जो है हमारी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। शुद्ध वर्तनी है हमारी ईर्ष्या। ठीक। तो ये भी हमारा सही हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और लिखा हुआ है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द पूछा गया है। यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है। हालांकि जो पहले दो ऑप्शंस है वो तो बड़े आसान हैं, जैसे विधुर। विधुर का मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति या वह पुरुष जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है उसको विधुर बोला जाता है। वही, यानी कि ये सही नहीं है। विधवा का मतलब क्या होता है? विधवा का मतलब होता है वो महिला या वह स्त्री जिसके पति की मृत्यु हो गई है उसको विधवा बोला जाता है। लेकिन उसके बाद के जो शब्द हैं हमारे पास वो थोड़े से कंफ्यूजिंग, ऐसे एक है अपत्नीक और एक है विपत्नीक। ये दोनों मिलते जुलते लगते हैं। अपत्नीक का मतलब होता है वह जिसकी पत्नी ना हो, जिसकी पत्नी ना हो उसको अपत्नीक बोला जाता है, और विपत्नीक होता है वह जिसकी पत्नी साथ ना हो, उसको विपत्नीक बोला जाता है। इसका विलोम देखें तो विलोम हो जाएगा सपत्नीक, यानी कि जिसकी पत्नी क्या हो, साथ हो, उसको सपत्नीक बोला जाता है। ठीक। तो विपत्नीक जिसकी पत्नी साथ ना हो, इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर सात शब्द है। अगर लिखा होता जिसकी पत्नी ना हो तो इसका सही ऑप्शन होता है हमारा अपत्नीक। ठीक। लेकिन यहाँ पर विपत्नीक दिया हुआ है, पूछा क्या गया है जिसकी पत्नी साथ ना हो, तो सही उत्तर हमारा होगा विपत्नीक। हालांकि अगर ऑप्शन में विपत्नीक ना होता तो हम अपत्नीक लगा सकते थे, लेकिन वो हमारी पहली प्रायोरिटी नहीं होगी, वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी होगी। और पहली प्रायोरिटी हमारे पास क्या होगी? यहाँ पर विपत्नीक ही होगी। ठीक। अगला हमारे पास जो 10वां क्वेश्चन है वो है अमित शब्द का विलोम। अमित का मतलब होता है जो मित ना हो, जिसकी सीमा ना हो, उसको क्या बोला जाता है? अमित बोला जाता है। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो जिसकी सीमा हो। ठीक है। तो अमित शब्द का विलोम पूछा गया, और चार ऑप्शन हमारे पास एक देके रखा गया है सुमित। अगला हमारे पास जो ऑप्शन है वो देके रखा गया कुमित, फिर परमित और दुर्मित। इसमें कुमित और दुर्मित जैसा तो कोई शब्द नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ये हमारे पास सही ऑप्शन नहीं है। तो अमित का जो सही विलोम होगा वो यहाँ पर होगा हमारे पास परिमित। सीमित भी हो सकता है, तो सीमित भी इसका जो है वो विलोम होगा, और परिमित भी इसका जो है वो विलोम होगा। हालांकि ऑप्शन में हमारे पास सीमित नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? हम परिमित लगा सकते हैं, तो सही उत्तर हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है तत्सम तद्भव से, और हमसे पूछा गया माँ शब्द का तत्सम क्या है। यहाँ पर हमारे पास कई सारे शब्द लिखे हुए हैं, और ये सभी शब्द जो है वो माँ के पर्यायवाची, इन सभी शब्दों का जो अर्थ है वो माँ निकल के आता है। चाहे वो माता हो, चाहे मातृका हो, चाहे मात्र हो, चाहे अम्मा हो। हालांकि मात्र जो है ये अलग है, ये केवल का एक पर्यायवाची है, सिर्फ का एक पर्यायवाची है मात्र। तो यहाँ पर हमारा जो सही वर्तनी होगी, सॉरी, जो सही तत्सम होगा वो क्या होगा। माँ जो शब्द है ये बनता है माता या मात्र से। अब यहाँ पर मात्र तो है नहीं, अगर यहाँ पर मात्र नहीं है तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मातृका नहीं है, अम्मा नहीं है, सही ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, माता हो गया। तो इसका जो सही पर्यायवाची यहाँ पर हमको देखना है माँ शब्द का, वो हमारे पास यहाँ पर माता होगा। माता ना होता तो यहाँ पर फिर हम कोई ना लगा पाते, फिर तो सवाल ही गलत होता। हालांकि अगर यहाँ पर मात्र इस तरीके से लिखकर इस तरीके से लिखा होता, मात्र लिखा होता, तो फिर हम मात्र लगाते। अच्छा, यहाँ पर अगर यही सारे ऑप्शंस होते और यहाँ पर मात्र की जगह ये वाला मात्र होता, यानी कि माता भी होता और मात्र भी होता, तो हम क्या करते, तब हम माता लगाते कि मात्र लगाते, तो हम फिर मात्र लगाते। यानी कि हमारी पहली प्रायोरिटी होती ये, और जब ये नहीं होता तभी हम ये यहाँ पर लगाएंगे। इन सभी बातों का भी हमको ध्यान रखना है। तो फिलहाल हमारे पास क्योंकि मात्र तो दिया नहीं गया है, तो हमारे पास अभी इस केस में जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा माता। अगला है परिश्रम का विलोम पूछा गया है। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। अगर हम सीधे शब्दों में हिंदी में बात करें तो परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। मेहनत नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, यानी कि विश्राम कर रहे होंगे। तो मेहनत का विलोम होता है आराम, और परिश्रम का विलोम क्या होता है, परिश्रम का विलोम होता है विश्राम। ध्यान रखिएगा, जब मैंने विलोम शब्द आपको पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि अगर जो शब्द है वो तत्सम में है तो विलोम भी तत्सम में होगा। शब्द जिस भी भाषा में है, देशज भाषा में है, तो विलोम भी देशज भाषा में होगा। शब्द के अंत में प्रत्यय लगा है तो विलोम के अंत में भी प्रत्यय होना चाहिए। ठीक, विलोम शब्द अगर तद्भव में है तो विलोम भी किसमत होना चाहिए, तद्भव में होना चाहिए। इसीलिए मेहनत का विश्राम नहीं होगा, मेहनत का आराम होगा। परिश्रम का आराम नहीं होगा, परिश्रम का विश्राम होगा। तो यहाँ पर परिश्रम का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है, वो होता है विश्राम। तो सही ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा विश्राम हो जाएगा। मुझे आप कमेंट में बताइए कि जो विश्रांत शब्द लिखा हुआ है, इस विश्रांत शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक, 13वां क्वेश्चन हमारे पास है संस्कृति शब्द का विशेषण पूछा गया है। ठीक, संस्कृति शब्द का विशेषण पूछा गया है, और यहाँ पर संस्कृति शब्द जो है वो इंग्लिश में अगर देखें तो कल्चर को बताता है। ठीक, कल्चर को बताता है। और संस्कृति शब्द का जो विशेषण निकल के आता है वो इक प्रत्यय से निकल के आएगा। इक प्रत्यय लगाएंगे तो हमारे पास संस्कृति का विशेषण बन जाएगा, और वो बन जाएगा हमारे पास सांस्कृतिक। तो ये सांस्कृतिक एक प्रत्यय लगेगा तो ये जो सा है ये बड़े आ में दीर्घ में बदल जाएगा और सांस्कृतिक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी तो वर्तनी ही गलत है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सही उत्तर हमारे पास क्या है, डी है। जो संस्कृति शब्द है, संस्कृति शब्द का जो सही विशेषण होगा वो होगा सांस्कृतिक, जो कि इक प्रत्यय लगाने से हमारा अस्तित्व में आया है। 14वां क्वेश्चन है हाथ की सबसे छोटी और सबसे बड़ी उंगली के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी उंगली के बीच की उंगली को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारे हाथ की जो अलग अलग उंगलियां हैं उन सभी उंगलियों के अलग अलग नाम होते हैं, और हमको उन उंगलियों के नाम जो है वो पता होने चाहिए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो है इसको तो हम अंगूठा बोलते हैं। ये वाली जो उंगली होती है इस उंगली को बोला जाता है तर्जनी, या बोला जाता है प्रदर्शिका। अंगूठे के बाद वाली जो पहली उंगली है ये तर्जनी है। ये वाली जो उंगली है, ये वाली उंगली हमारे पास होती है मध्यमा। ठीक, ये मध्यमा उंगली होती है। और ये सबसे बड़ी उंगली होती है, देखिए हाथ की सबसे बड़ी उंगली यही हमारे पास होती है, इसको मध्यमा बोला जाता है। अंगूठे के बाद की दूसरी उंगली है। फिर इसके बाद की ये जो उंगली है इसको बोला जाता है अनामिका। इस अनामिका उंगली में ही जो रिंग वगैरह है वो पहनी जाती है, इसीलिए अनामिका को हम रिंग फिंगर भी बोलते हैं। और ये उंगली सबसे छोटी होती है, तो क्योंकि ये उंगली सबसे छोटी है तो इस उंगली को बोला जाता है कनिष्ठिका। ठीक,
तो अगर हमसे देखें तो हमारे पास पूछा गया है हाथ की सबसे छोटी और सबसे बड़ी उंगली के बीच की उंगली क्या है। तो सबसे छोटी उंगली है ये, सबसे बड़ी उंगली है हमारी ये। इस सबसे छोटी और सबसे बड़ी उंगली के बीच की उंगली हमारे पास ये हो गई। इसका नाम मैंने आपको बताया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अनामिका। यानी कि मध्यमा और कनिष्ठिका के ठीक बीच वाली उंगली हमारे पास होती है अनामिका। यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी उंगली के बीच की उंगली हमारे पास कौन सी है, ये है अनामिका। ये अंगूठे के बाद तीसरे नंबर की उंगली भी होती है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। तो उंगलियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, इसको आपको ध्यान रख लेना है। ठीक। तो हाथ की सबसे छोटी और सबसे बड़ी उंगली की बीच की उंगली हमारे पास क्या हो गई, ये हो गई हमारी अनामिका। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास अनामिका, या इंग्लिश में बोलते तो रिंग फिंगर इसको हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर कि भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्णिम सफलता प्राप्त करके इतिहास रच दिया, और पूछा गया है वाक्य में कितने विशेषण हैं। बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को होता है कि प्रविशेषण क्या है, क्या एक विशेष के साथ एक से ज्यादा विशेषण लग सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ये है कि एक विशेष के एक से ज्यादा विशेषण भी हो सकते हैं। जैसे लंबा छरहरा आदमी, तो यहाँ पर आदमी का विशेषता क्या है, वो लंबा है और छरहरा है। यानी कि एक के साथ, एक विशेष के साथ एक से ज्यादा विशेषण लग सकते हैं। एक और कंफ्यूजन यहाँ पर है, अजीबोगरीब किताबें आ रही हैं, उनमें अजीबोगरीब चीजें लिखी हुई हैं और इससे अजीबोगरीब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। ठीक। कि अगर विशेषण के पहले कोई और विशेषण आ गया तो लोग मान लेते हैं कि वो प्रविशेषण है। ठीक। तो प्रविशेषण को एक बार समझ लीजिए, प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण के ठीक पहले अगर कोई विशेषण आ गया तो जरूरी नहीं है कि वो प्रविशेषण हो। प्रविशेषण हमारे पास वो शब्द होते हैं जो किसी विशेषण की विशेषता को बताते हैं। अब इसको थोड़ा सा और एग्जैक्ट तरीके से समझने की कोशिश करें अगर, तो प्रविशेषण क्या होता है, वो शब्द जो किसी विशेषण के प्रभाव को बढ़ा दें या घटा दें, उसको प्रविशेषण बोला जाता है। ये बात दिमाग में रखिए। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जो किसी विशेषण की इंटेंसिटी को बढ़ा दे या इंटेंसिटी को घटा दे, तो वो क्या होगा, वो प्रविशेषण होगा। जैसे हम कहें कि अमित तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर तेज शब्द जो है वो क्या है, वो विशेषण है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कहें अमित बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज के पहले बहुत आ गया है और ये बहुत ने उसके दौड़ने की रफ्तार को तेज से बहुत तेज कर दिया, है ना, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, यानी कि तेज की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। तो यहाँ पर जो बहुत है वो क्या होगा, वो प्रविशेषण होगा। अगर हम कहें कि अमित धीरे दौड़ता है, तो धीरे क्या है, धीरे यहाँ पर विशेषण है। अगर हम कह दें कि अमुत अमित जो है वो बहुत धीरे दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता धीरे है और जब बहुत हो गया तो उसने धीरे की इंटेंसिटी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो प्रविशेषण में अल्टीमेट टेस्ट आप ये ध्यान रखें कि अगर कोई शब्द किसी विशेषण की इंटेंसिटी को, उसके प्रभाव को बढ़ाता या घटाता है, तभी वो प्रविशेषण होगा। ठीक। इसमें मेरे पास बहुत डाउट आए कि यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, खिलाड़ी तो जाहिर सी बात है, विशेषण है। तो यहाँ पर डाउट यह है कि भारतीय जो है वो खिलाड़ी के पहले लगा है तो वो प्रविशेषण होगा। नहीं भाई, भारतीय प्रविशेषण नहीं है, क्योंकि भारतीय होने से खिलाड़ी होने के प्रभाव में फर्क नहीं पड़ रहा है। भारतीय और खिलाड़ी दोनों विशेषण है, और दोनों किसके विशेषण हैं, नीरज चोपड़ा के विशेषण है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कितने विशेषण है, तो एक विशेषण हो गया भारतीय, दूसरा विशेषण हो गया खिलाड़ी, तीसरा विशेषण हो गया स्वर्णिम। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो विशेषणों की संख्या है वो विशेषणों की संख्या कितनी है, विशेषणों की संख्या हो जाती है हमारे पास तीन, भारतीय, खिलाड़ी और तीसरा विशेषण कौन है, स्वर्णिम। और भारतीय और खिलाड़ी के लिए विशेष जो है वो कॉमन है, नीरज चोपड़ा है। और स्वर्णिम के लिए जो विशेष है वो क्या है, वो है सफलता। तो यहाँ पर एक, दो और तीन जो है वो हमारे विशेषण हैं। विशेष केवल दो हैं, एक विशेष है नीरज चोपड़ा जिसकी विशेषता बता रहे हैं भारतीय और खिलाड़ी, और दूसरा विशेष है सफलता जिसकी विशेषता बता रहा है शब्द स्वर्णिम। ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर तीन विशेषण हैं,
प्रविशेषण वाला पॉइंट मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा, और भी बाकी टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं जिससे इन जैसे क्वेश्चंस में आने वाली जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो कॉमन डाउट्स हैं, जो कॉमन कंफ्यूजन है, उनको दूर करने की कोशिश करी गई है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा कि इसका सही उत्तर है हमारा, इसमें है तीन विशेषण। ठीक है, विशेष पूछेगा तो विशेष हो जाएंगे दो। ठीक, फिर हमसे पूछा गया है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध अशुद्ध पे प्रॉपर वीडियो कंसेप्ट का और प्रैक्टिस का डाला हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पहला है, डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, प्रिभारी हैं। यहाँ पर देखिए इसमें वर्तनी की अशुद्धि है, प्रभारी जो है वो लिखा जाता है ऐसे। तो वर्तनी की अशुद्धि होने से ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। फिर यहाँ पर लिखा हुआ, इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ और हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो हतोत्साहित नहीं होगा, यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल होगा वो होता है हतोत्साह। ये मैंने जब इस टॉपिक को पढ़ाया था तो वहां पर डिटेल में इसको डिस्कस भी किया था कि हतोत्साह होता है। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूं, तो यहाँ पर जो है वर्तनी की अशुद्धि है। जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा, इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। तो ये जो है ये इसका सही उत्तर है कि शुद्ध वाक्य हमारे पास कौन सा है। पहले और दूसरे में वर्तनी की अशुद्धि है, तीसरे में भी अगर देखें तो हतोत्साहित जो शब्द है वो नहीं इस्तेमाल होगा, हतोत्साह शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर है प्राची, प्राची का पर्यायवाची पूछा गया है। ठीक, तो प्राची की बात अगर हम लोग करें तो प्राची जो है वो पूर्व दिशा का पर्यायवाची होता है। ये एक दिशा है और इसका मतलब होता है पूर्व। ठीक, पूरब दिशा को ये दिखाता है, तो प्राची जो है वो पूर्व दिशा का पर्यायवाची है। पश्चिम का पर्यायवाची नहीं है, प्रतीची होता है वो। प्राचीन और पुराना तो अलग ही शब्द है, उनका इससे कोई भी संबंध नहीं है। वो केवल क्योंकि ये होमोफोन जैसे लग रहे हैं इसलिए डाल दिए गए हैं, मिलता जुलता उच्चारण इसलिए डाल दिया गया, इससे कि जिनको ठीक से तैयारी नहीं है वो कंफ्यूज हो जाए और प्राची से प्राचीन समझ लें और टिक लगा के चले आए। हालांकि वो ब्लंडर होगा। सही उत्तर हमारे पास है, प्राची का पर्यायवाची होता है पूर्व। फिर है निंद, निंद का मतलब होता है जिसकी निंदा की जाए, निंदा करने के लायक, निंदा करने के योग्य, वो होता है निंद। और निंद का विलोम क्या होगा, निंद का विलोम होगा जिसका जिसकी प्रशंसा करी जाए, जो प्रशंसा करने के लायक हो, जो वंदना करने के लायक हो, तो उसका विलोम होगा। अब ध्यान रखिए कि शब्द जिस फॉर्मेट में होगा विलोम भी उसी फॉर्मेट में होगा। बहुत से लोगों ने इसमें स्तुति लगाया है, तो निंदा का विलोम स्तुति होता है, निंद का विलोम स्तुति नहीं होगा। ठीक है, निंदनीय का विलोम प्रशंसनीय होगा। तो प्रशंसनीय किसका होगा, प्रशंसनीय होगा निंदनीय का, ना कि निंद का। स्तुति किसका होगा, स्तुति होगा निंदा का, ना कि निंद का। श्लाघा है, श्लाघा भी प्रशंसा ही होता है, तो ये भी निंदा का ही विलोम हो जाएगा। लेकिन निंद का जो सही विलोम होगा वो होगा वंद, क्योंकि ये उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में निंद है। तो निंद का सही विलोम होगा वंद, यानी कि वंदना करने के योग्य, जिसकी वंदना की जाए। तो ध्यान रखना है कि निंद का यहाँ पर जो सही विलोम होगा वो वंद होगा, इसको ध्यान रखिएगा। प्रशंसनीय निंदनीय का, स्तुति और श्लाघा जो है वो निंदा के विलोम होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर है इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। हमारे पास चार वाक्य देके रखे गए हैं। पहला वाक्य, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। किसी का डर था क्या, चोरी की थी क्या जो भागता हुआ आएगा। मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। ठीक, तो यहाँ पर होना चाहिए था दौड़ता हुआ, तो दौड़ता नहीं है इसलिए ये हो गया गलत। हमको बताना क्या है, हमको बताना है यहाँ पर शुद्ध वाक्य। ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है। फिर है राष्ट्र छात्रों ने कुलपति को अभिनंदन पत्र जो है वो प्रदान किया। ठीक, फिर है राष्ट्रपति ने योगेंद्र यादव को परमवीर चक्र प्रदान किया। फिर है वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते हुए और चलते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जब बड़ा छोटे को देता है तो वहां पर प्रधान शब्द का इस्तेमाल होता है, और जब छोटा बड़े को कोई चीज देता है तो वहां पर प्रधान शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि अर्पित शब्द का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर छात्र जो है वो कुलपति को दे रहे हैं,
तो छात्र जब कुलपति को देंगे तो प्रधान शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इस जगह पर शब्द इस्तेमाल जो होना चाहिए वो होना चाहिए अर्पित। तो छात्रों ने कुलपति को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, या भेंट किया भी हो सकता है। अर्पित जो है वो मोस्ट सुटेबल है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर जो, अगर हम लोग देखें तो ऐसे शब्दों को हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्रम सही होना चाहिए। ठीक, जो कर्ता है और जो क्रिया है वो सही क्रम में होनी चाहिए। अगर हम देखें तो वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए, क्रम की गलती है। पशु पहले है तो चरते जो है वो पहले होना चाहिए, और पक्षी उड़ते हैं तो उड़ते बाद में होना चाहिए। यानी कि इसका जो सही रूप होगा, सही शब्द होगा, जो शुद्ध शब्द होगा वो क्या होना चाहिए कि वह बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते हुए दिखाई दिए, जबकि ऐसा नहीं है, इसलिए वाक्य कैसा हो गया, अशुद्ध वाक्य हो गया। तो इन चारों वाक्यों में अगर देखा जाए तो पहला अशुद्ध है, दूसरा अशुद्ध है, चौथा अशुद्ध है। जो शुद्ध है वो कौन सा है, राष्ट्रपति ने योगेंद्र यादव को परमवीर चक्र प्रदान किया, ये बिल्कुल शुद्ध है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो ये होगा, सी। फिर निम्न में से कौन तद्भव शब्द है, हमसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है दिनकर, दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो दिया है वो है दिवाकर, प्रभाकर और सूरज। ठीक, तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज, ये सारे जो हैं वो सूर्य या सूरज के पर्यायवाची ही होते हैं। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर और दुनिया भर के अर्क जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पर्यायवाची पढ़े हुए हैं, तो ये सारे पर्यायवाची हैं। लेकिन हमसे पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, पूछा गया तद्भव शब्द कौन सा है। तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, ये सब तत्सम शब्द हैं। तो ये सब तत्सम है। सूरज जो है ये तद्भव है, और उसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है सूर्य। सूर्य से बिगड़कर सूरज, सूर्य से बिगड़कर सूर्य शब्द जो है वो बने हुए हैं। और यहाँ पर जो सूरज है वो तद्भव है, और उसका तत्सम क्या होता है, तत्सम होता है सूर्य। तो सही उत्तर क्या हो गया हमारे पास, ये वाला हो गया। फिर हमसे पूछा गया निम्न में से किसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। तो यहाँ पर मिलते जुलते कई सारे शब्द हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़कर, समझकर, सोच विचार कर यहाँ पर हमको सही उत्तर जो है वो देना है। जो दुर्निवार शब्द है वो होता है, और यहाँ पर दुर्निवार का मतलब होता है जिसका निवारण करना दुष्कर है, जिसका निवारण करना जो है वो मुश्किल है। और ये जो है ये दुर उपसर्ग से बना हुआ है। और जब दुर उपसर्ग यहाँ पर जुड़ेगा तो दुर उपसर्ग प्लस जब निवार जुड़ेगा तो ये बन जाएगा हमारे पास दुर्निवार। ठीक, तो शुद्ध वर्तनी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। दुर्निवार जो है वो शुद्ध वर्तनी है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत है। इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, दुर्निवार जैसा कोई शब्द नहीं होता, दुर्निवार शब्द होता है। तो इसीलिए ये वाला जो शब्द है वो गलत है, सॉरी सही है। ये जो वर्तनी है ये वर्तनी शुद्ध है। कैसे वर्तनी शुद्ध है हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अगला है अतनु का पर्यायवाची क्या है। अतनु जो है हम जानते हैं, हम लोगों ने पर्यायवाची जब पढ़े हैं, आप लोगों ने भी अच्छे से तैयार किए होंगे। अतनु जो है ये कामदेव का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अतनु जो है वो कामदेव का पर्यायवाची होता है। और हम ये जानते हैं कि जब भगवान शिव तपस्या कर रहे थे तो कामदेव उनकी तपस्या को तोड़ने के लिए वहां पर गए थे, विघ्न डालने के लिए गए थे, और भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। तो उनका जो तन है, जो उनका शरीर है, जो उनके अंग है वो नहीं है, इसीलिए उनको अनंग बोला जाता है, इसीलिए उनको अतनु बोला जाता है। तो अतनु जो है वो जो है वो कामदेव का पर्यायवाची होता है। तो इसमें जो सही उत्तर जो होगा वो होगा कामदेव। ये जो बाकी है ये हमारे पास क्या है, ये गलत है। ठीक, कामदेव के जो दूसरे और पर्यायवाची हैं वो अनंग है, जैसा मैंने बताया, कंदर्प है, मदन है, मनमथ, अदेह, अदेह भी उसी वजह से होता है, मार होता है, रति उनकी पत्नी का नाम है तो रतिपति होता है, मनोभव होता है, मयन, मनसिज, मकर ध्वज, मीन केतु, मनोज, पंचशर, काम, प्रद्युम्न, स्मर, कुसमेशु, केतन, शंबरारी, पुष्प धनवा। धनुष किसका है, फूलों का बना हुआ धनुष है इसलिए पुष्प धनवा। पुष्पचाप, आत्मभू,
कुसुम बाण विश्व केतु मार कुसुम सर कुसुमायुध रतीश मन जात झष केतु और सारंग। झष केतु या मकर ध्वज क्यों? क्योंकि उनका जो झंडा है, उनका जो ध्वज है, उसमें मछली बनी हुई है, इसीलिए मकर ध्वज या झष केतु उनको कहा जाता है। सारंग भी इनका एक पर्यायवाची है। सारंग कई सारी शब्दों का पर्यायवाची होता है, मैंने वीडियो में बताया हुआ है। ठीक, फिर हम लोगों का अगला टॉपिक है, इनमें से शुद्ध शब्द पूछा गया है। शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी कि वर्तनी शुद्धि पूछी गई है। तो पांचवा जो है, पांचवा की जो वर्तनी शुद्ध होती है वो होती है पांचवा। यहाँ पर पा और वा दोनों के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, तो पांचवा जो है वो शुद्ध वर्तनी होती है। आधीन गलत है, जो सही वर्तनी होती है वो होती है अधीन। तो ये भी गलत है और ये भी, अधीन की वर्तनी गलत है, सही वर्तनी हमारे पास ये होती है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और देखिए पांचवा के बारे में जो वर्तनी मैंने बताई वो यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये जो है ये सही उत्तर है। पांचवा की वर्तनी ये होती है सी, इसका जो है वो सही ऑप्शन है। ये हमारा जो है वो शुद्ध शब्द है। ठीक, फिर पूछा है प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य कृत्य हो गया। ठीक, कृत्य कृत्य हो गया। अब यहां पर देखिए कृत्य कृत्य नहीं, कृत्य कृत्य होता है। ठीक है, मैं कृत्य कृत्य हो गया या कृत्य कृत्य हो गया, ये जो है वो सही शब्द होता है। कृत्य कृत्य की सही वर्तनी ये होती है। यहाँ पर कृत्य कृत्य लिखा हुआ है, गलत वर्तनी है, गलत हो गया। कृत्या कृत्य गलत वर्तनी है, भी गलत हो गया। ठीक, कृत्यार्थ हो गया, कृत्यार्थ नहीं होता है, कृतार्थ होता है। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। सही उत्तर हमारे पास ये है, प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य कृत्य हो गया, धन्य हो गया। ठीक है, ये इसकी सही वर्तनी के वजह से ये वाला जो वाक्य है ये वाला हमारा शुद्ध हो जाता है। फिर आता है जो नभ में चलता है, उसके लिए एक शब्द पूछा गया है। ठीक, तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है खच्चर, दूसरा ऑप्शन है वो है खेचर, तीसरा है निशाचर और चौथा है नभचाली। ठीक, तो खेचर अगर हम लोग देखें तो वो सही उत्तर है इसका। खेचर को बोलते हैं आकाश में चलने वाला या आकाश में उड़ने वाला। खच्चर बेसिकली क्या होता है, गधे और घोड़े का जो हाइब्रिड होता है उसको खच्चर बोला जाता है। जो वजन और बोझा उठाने के जनरली काम में आने वाला एक जानवर है, हाइब्रिड संकर पशु होता है, उसको खच्चर बोलते हैं। तो ये गलत है, ये नहीं उत्तर है हमारा। अगला हमारे पास है निशाचर। निशाचर दो शब्दों से मिलकर बना है, निशा और चर, यानी कि निशा और चर। निशा मतलब रात और चर मतलब चलने वाला, रात में विचरण करने वाला। तो ये रात में विचरण करने वाले को निशाचर बोला जाता है। राक्षस वगैरह का पर्यायवाची हमारे पास जो निशाचर है, और जो दूसरे दातृचर प्राणी है उनका पर्यायवाची निशाचर होता है। खेचर, खे का मतलब यहाँ पर होता है आकाश, और चर का मतलब हो गया चलने वाला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खे चर हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो प्रश्न है वो क्या है, आकाश या नभ में चलने वाला। नभ आकाश का ही एक पर्यायवाची है, तो सही हो जाएगा खेचर। नभचाली तो ऐसे बनाकर डाल दिया गया शब्द है आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं वो कंफ्यूज हो जाए, नभचाली लगा के चले आए और अगले एग्जाम की तैयारी में जुट जाए। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है। खेचर जो है वो सही है। बाकी शब्दों का मतलब भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो युग्म है, जो जोड़ी है, वो हमारी त्रुटिपूर्ण है, किसमें गड़बड़ी है। तो ये बेसिकली शब्द और उसके विलोम की यहाँ पर एक जोड़ी है। ठीक है, और यहाँ अगर देखें तो अनंत और शांत दोनों ही सही सुमेलित हैं। ठीक, ये त्रुटिपूर्ण नहीं है, सही है। जड़ और चेतन ये दोनों भी सही हैं। हम जानते हैं जड़ का विलोम क्या होता है, चेतन होता है। समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। ठीक, तो ये भी सही है। अनुग्रह, अनुग्रह का जो सही विलोम होता है वो होता है विग्रह। अनुग्रह का सही विलोम होता है विग्रह। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है आग्रह, तो ये क्या हो गया, ये त्रुटिपूर्ण हो गया। यानी कि सही उत्तर हमारे पास क्या, त्रुटिपूर्ण ही तो पूछा गया है। कौन सा युग्म सही नहीं है वही तो पूछा गया है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा उत्तर है। बाकी
जो सब है वो सही है। हालांकि इसमें दो शब्द हैं, अनुग्रह और आग्रह। तो अनुग्रह जो है इसका विलोम तो विग्रह होता है, और आग्रह का विलोम क्या होता है? आग्रह का विलोम होता है अनाग्रह। तो मुझे लगता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। 26 हो गए। अब आते हैं पुष्ट में। पुष्ट का मतलब होता है जो स्वस्थ हो। ठीक है। जो जिसके शरीर में कोई कमी ना हो, कमजोर ना हो, उसको क्या बोलते हैं? पुष्ट बोलते हैं। और अक्सर जो हट्टा कट्टा और स्वस्थ तंदुरुस्त इंसान होता है उसके लिए हुष्ट पुष्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि वो व्यक्ति बहुत हुष्ट पुष्ट है। तो अक्सर जब पुष्ट का विलोम हमारे सामने पूछा जाता है तो उसमें हुष्ट भी ऑप्शन दे दिया जाता है। और जो कि हमको अक्सर बोलने की आदत होती है तो बहुत से लोग पुष्ट का विलोम हुष्ट लगा के चले आते हैं। ठीक, जो कि गलत है। यहाँ पर हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। इसमें एक है सुस्त, एक है क्षीण, एक है हुष्ट और एक है दुष्ट। तो हुष्ट और दुष्ट तो किसी हालत में नहीं होंगे। पुष्ट का अगर हमको मतलब थोड़ा सा भी पता है तो हम जान जाएंगे, और हमको हुष्ट पुष्ट का साथ में इस्तेमाल हमने सुना है, किया है, देखा है, पढ़ा है तो भी हम जान जाएंगे कि ये तो साथ में इस्तेमाल होते हैं, तो विलोम हो ही नहीं सकते हैं। पुष्ट हम समझ गए, तंदुरुस्त हट्टा कट्टा इंसान है उसको पुष्ट बोला जाता है। पुष्ट का जो विलोम होगा वो क्या होगा? कमजोर। और कमजोर का पर्यायवाची क्या होता है? क्षीण होता है। तो पुष्ट का पर्याय जो विलोम हो जाएगा वो क्षीण हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर पुष्ट की जगह, पुष्ट के साथ यहाँ पर सुस्त की जगह एक शब्द होता है कमजोर, तो क्या होता? तो कमजोर और क्षीण में किसको चुनते? याद रखिए वो नियम जिसमें मैंने बताया था कि अगर शब्द तत्सम है, विलोम भी तत्सम में होगा। शब्द तद्भव है, विलोम भी तद्भव में होगा। शब्द विदेशी भाषा में है, विलोम भी विदेशी भाषा में होगा। ठीक। तो यहाँ पर अगर पुष्ट का विलोम पूछा गया है तो पुष्ट का विलोम भी उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर भी हम कमजोर को नहीं चुनते, छीड़ को चुनते। कमजोर को तब चुनते जब पूछा जाता मजबूत का विलोम। ठीक है ना? क्लियर? सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। मजबूत का विलोम पूछा जाता तब हम कमजोर चुनते। क्षीण होगा यहाँ पर पुष्ट का सही विलोम। अब अगला हमारे पास है गीता संजय चोपड़ा हत्याकांड के दोनों अपराधियों को फांसी दे दी गई, और पूछा गया है वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार का विशेषण है। अब गीता संजय चोपड़ा के बारे में आप जानते होंगे, हत्याकांड हुआ था और उसमें रंगा बिल्ला नाम के दो अपराधियों को फांसी दी गई थी। बड़ा मशहूर हत्याकांड है। और उसके बाद इन्हीं गीता और संजय चोपड़ा के नाम पर भारत सरकार ने जो बच्चों को ब्रेवरी प्राइज दिए जाते थे उनके अवार्ड के नाम रखे, गीता चोपड़ा अवार्ड और संजय चोपड़ा अवार्ड। खैर, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है दोनों, ये किस प्रकार का विशेषण है? तो दोनों बेसिकली अगर हम देखें तो संख्या से संबंधित है, तो संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन संख्यावाचक विशेषण भी कई प्रकार का होता है। यहाँ अगर देखा जाए तो संख्यावाचक विशेषण में अगर हम लोग देखें तो एक, दो, तीन, चार, पांच, अगर इस तरीके के शब्द लिखे हुए हैं तो ये गणनावाचक हो जाता है कि हम गणना कर रहे हैं कि एक, दो, तीन, चार। अगर लिखा होता पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये क्रमवाचक या आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाता। ठीक। लेकिन जब समुदाय की बात करें, जहां पर ग्रुपिंग की बात करी जाए कि तीनों, चारों, पांचों, छठों, सातों, आठों, नवों और दोनों, ये क्या है? ये ग्रुप को बता रहे हैं। दोनों का मतलब दो लोगों का ग्रुप है। ठीक। तो जब हम ग्रुपिंग की बात करें जिसमें दोनों, चारों, पांचवों, तीनों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो जाए तो ये एक समुदाय की बात कर रहा है, ग्रुपिंग की बात कर रहा है। तो ये किस प्रकार का विशेषण हो जाता है? ये समुदाय वाचक विशेषण हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास समुदाय वाचक विशेषण। क्लियर? अगला है हमारा गुण शब्द का विलोम क्या है। गुण शब्द का विलोम क्या होता है? तो गुण हम जानते हैं किसी के अंदर कोई क्वालिटी है तो उसको क्या बोला जाता है? गुण बोला जाता है। अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ अगर देखें तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? निर्गुण, सगुण, दोष और भाग। ठीक। गुण का विलोम होता है दोष, यानी कि क्वालिटी नहीं है, खराबी है, तो गुण शब्द का जो विलोम होता है वो होता है दोष। निर्गुण जो है ये सगुण का विलोम होता है जिसमें गुण हो, यानी कि गुण सहित। सा उपसर्ग जो है वो सहित के बारे में बताता है। तो अगर सा लग गया है तो सहित है, यानी कि स गुण, गुण सहित है। और जो सा उपसर्ग है उसका ठीक विपरीत होता है निर उपसर्ग। निर उपसर्ग का मतलब होता है रहित होना।
तो जहां पर अगर किसी शब्द के आगे निर लग गया है तो इसका मतलब वो उस चीज से रहित हो गया। तो निर्गुण का मतलब हो गया गुण से रहित, गुण सहित और गुण से रहित, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। जबकि जो भाग होता है ये गुणा का विलोम होता है, गुण का विलोम नहीं होता, गुणा का विलोम होता है। ठीक। तो ये जो है ये हमारे पास शब्द आ गए। इन ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो सही जो उत्तर है हमारे पास वो क्या है, गुण शब्द का जो सही विलोम है वो है हमारा दोष। ठीक। फिर पूछा गया है शुद्ध वाक्य पूछा गया है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन कौन सा है। पहला है राम और सीता वन को गईं। दूसरा हमारे पास जो शुद्ध जो वाक्य है वो है शेर को सामने देखकर उसका प्राण निकल गया। संत कबीर ने गुरु की महिमा का बखान किया है और विवाह के समय उनकी अवस्था 25 वर्ष की थी। एक एक करके इनको समझते हैं कि जो गलत है वो क्यों गलत है, जो सही है वो क्यों सही है। यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ जो पहला शब्द है राम और सीता वन को गई, तो हम लोगों ने जब इसके नियम पढ़े थे तो हम लोगों ने बात की थी कि अगर एक वाक्य में दो कर्ता हैं, अलग अलग लिंग के कर्ता हैं और बीच में और शब्द लगा दिया गया है, तो जो क्रिया होगी वो हमेशा पहले कर्ता के लिंग और पहले कर्ता के वचन के अनुसार होगी। पहला कर्ता राम है, राम क्या है, राम पुल्लिंग है, तो जो क्रिया होगी वो भी कैसी होनी चाहिए, पुल्लिंग होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा राम और सीता वन को गई नहीं, राम और सीता वन को गए। ये होता तो ये शुद्ध होता, लेकिन यहाँ पर ये अशुद्ध है। दूसरा देखें, शेर को सामने देखकर उसका प्राण निकल गया। उसका प्राण, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्राण हो गया, आंसू हो गए। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होता है कि आंसू निकल आया नहीं होगा, आंसू निकल आए होगा। ठीक। ऐसे ही शेर को सामने देखकर उसके प्राण निकल गए होगा, उसका प्राण निकल गया नहीं होगा, क्योंकि प्राण जो है ये बहुवचन में इस्तेमाल होगा। और सही उत्तर होता उसके प्राण निकल गए, ये होता तो ये सही होता, लेकिन ये है नहीं तो ये गलत हो गया। फिर संत कबीर ने गुरु की महिमा का बखान किया। दो शब्द होते हैं, एक होता है गुरु और एक होता है गुरु। गुरु तो सही सेंस में इस्तेमाल होता है, गुरु गलत सेंस में इस्तेमाल होता है। बहुत गुरु हो गए हो आजकल, है ना। गुरु का मतलब होता है हमारा किसी चीज में हमसे बड़ा, किसी चीज में हमारे लिए सम्माननीय, या हमारा जो शिक्षक है उसको भी हम गुरु बोलते हैं। तो संत कबीर ने गुरु की महिमा का बखान किया। दोनों में केवल मात्रा का अंतर है, इसमें जो है वो छोटे ओ की मात्रा लगी है और इसमें क्या है, इसमें बड़े ओ की मात्रा लगी है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो गुरु शब्द इस्तेमाल हुआ उसमें बड़े ओ की मात्रा लगी है, गुरु नहीं बल्कि गुरु हुआ है। तो संत कबीर ने गुरु की महिमा का बखान किया है, संत कबीर ने गुरु की महिमा का बखान नहीं किया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये है सही। विवाह के समय उनकी अवस्था 25 वर्ष की थी। हालांकि अगर यहाँ पर अवस्था की जगह आयु शब्द का इस्तेमाल होता तो ये गलत हो जाता। ठीक है। आयु पूरी उम्र को दिखाता है। वो 70 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, तो ये पूरी उम्र बता रहा है। आयु कहाँ पर लगेगा, जहां पर उम्र पूरी हो, और जहां पर किसी एक स्टेज ऑफ एज की बात कर रहे हो, जहां पर एक पड़ाव की बात कर रहे हो उम्र की, वहां पर अवस्था लगती है। तो विवाह के समय उनकी अवस्था 25 वर्ष की थी, तो ये सही उत्तर है। तो आयु कब इस्तेमाल होगा, अवस्था कब इस्तेमाल होगा, इसका आपको ध्यान में रखना चाहिए, रखना जरूरी है आपको, अदरवाइज एग्जाम में धोखा हो जाएगा। अगला हमारे पास है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक। यहाँ पर हमको कुछ शब्द दे के रखे गए, उन शब्दों के साथ उनका पर्यायवाची शब्द दे के रखा गया है, और हमको देखना है कि ये जो पर्यायवाचियों की जोड़ी है कौन सी सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मोक्ष और निर्वाण दोनों ही एक ही चीज को दिखाते हैं, दोनों ही मुक्ति को दिखाते हैं, तो ये युग्म सही है, यानी कि ये हमारा सही उत्तर नहीं होगा। मैना और सारिका ये दोनों भी सही है। मैना जो है एक पक्षी होता है, और मैना के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे मैना का एक पर्यायवाची सारिका है, मैना का एक पर्यायवाची चित्रलोचना है, मैना का एक पर्यायवाची कलह प्रिया है, मधुर लापा है, चित्र नेत्रा है, चित्राक्षी है, ये मैना के पर्यायवाची हैं। और यहाँ पर मैना और सारिका की जोड़ी देके रखी गई है जो सही है। असुर,
असुर जो है हम लोगों ने डिस्कस किया है असुर क्या होते हैं, और असुर के जो पर्यायवाची हैं वो क्या होते हैं। असुर के पर्यायवाची हैं धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान, निशिचर, निशाचर, रजनीचर, तमचर, तमीचर, मनुजाद, सुरारी। सुर के अरि यानी कि सुर के दुश्मन, देवताओं के शत्रु सुरारी, शंबर, दैतेय, कुदेव, ये सब क्या है, ये असुर के पर्यायवाची हैं। यानी कि असुर और सुरारी की जोड़ी देकर रखी गई है जो परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो ये भी सही हो गया। मोक्ष और निर्वाण भी सही हो गया। गलत कौन सा है, मित्र और पशु। प्रसु एलिमिनेशन टेक्निक से भी हम लोगों ने देखा कि बाकी तीन जो है ये सही सुमेलित हैं, तो गलत कौन सा होगा, ये होगा। लेकिन वैसे भी देखें तो मित्र का मतलब क्या होता है, मित्र का मतलब होता है दोस्त, जिसका पर्यायवाची होते हैं सुहृद, दोस्त, सखा, सहचर, सपक्ष, मीत, हमदम और साथी, ये मित्र के पर्यायवाची होते हैं। प्रसु जो होता है, प्रसु शब्द है जो बना है प्रसव से। प्रसव का मतलब होता है जन्म देना, और प्रसु का मतलब होता है जन्म देने वाली यानी कि माता। ठीक है, प्रसूता भी होता है। ठीक। तो माता के जो दूसरे पर्यायवाची हैं वो क्या क्या हैं, माता के पर्यायवाची होते हैं अम्बा, माँ, माई, जननी, जन्मदात्री, अंबिका, मात्र, जनेत्री, धात्री, प्रसु, ये सब क्या है, ये माँ के पर्यायवाची हैं। यानी कि मित्र अलग शब्द का पर्यायवाची है, प्रसु अलग शब्द का पर्यायवाची है, इसलिए दोनों आपस में सुमेलित नहीं है। यानी कि ये क्या हो गया, ये सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो गया, यही तो पूछा है कौन सा एक में सही सुमेलित नहीं है। तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। संज्ञा शब्द जो ऋषि है उससे बनने वाला विशेषण क्या है। तो जब हम ऋषि का विशेषण बनाते हैं तो इसमें प्रत्यय जुड़ता है, और जब प्रत्यय जुड़ता है तो प्रत्यय जुड़ने से जो री है, री का संप्रसारण जो क्त प्रत्यय है वो यहाँ पर जुड़ता है, और इसका जो संप्रसारण हो जाता है वो हो जाता है आर में। ठीक। और जब आर यहाँ पर हो जाएगा तो ये ऋषि जो है, ऋषि बदल जाता है किसमें, आर्ष में। उपसर्ग प्रत्यय वाले वीडियो मैंने बताया है आपको ये। तो ये आर्ष में कन्वर्ट हो जाता है, तो संज्ञा शब्द ऋषि से बनने वाला जो विशेषण है वो है आर्ष। यानी कि ऋषि विशेष्य है और ऋषि से बनने वाला जो विशेषण है वो हो जाता है आर्ष। तो ये इसका सही उत्तर होगा। फिर हमसे पूछा गया निम्न में से तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा शब्द जो है वो तद्भव नहीं है। तो ऑप्शन में हमारे पास गर्म है, ठंडा है, तीर्थ है, तीन है, ये हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दे के रखे गए हैं। तो गर्म जो है जाहिर सी बात है तद्भव है। ठंडा जो है ये भी हमारे पास क्या है, तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है स्तब्ध होता है। तीन भी हमारे पास जो है वो तद्भव शब्द है। और तीर्थ जो है वो हमारा तत्सम शब्द है। तीर्थ का जो तद्भव होता है वो होता है तीर्थ। तो ये हमारा जो है वो सही उत्तर इसका हो जाएगा। पलंग शब्द का तत्सम शब्द हमसे पूछा गया है। पलंग शब्द के तत्सम शब्द में हमारे पास पहला पलग्न है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। परलग है, ऐसा भी कोई शब्द नहीं होता। प्लवंग दे के रखा गया है, प्लवंग होता है बंदर का पर्यायवाची, इसका पलंग से कोई भी संबंध नहीं है। तो सही पर्याय जो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यंक। यानी कि पलंग का जो तत्सम होता है वो होता है पर्यंक। ध्यान देने की बात है। आविर्भाव का विलोम क्या होता है, आविर्भाव मतलब राइज। ठीक। आविर्भाव का विलोम क्या होता है, पहला शब्द है अनाविर्भाव। तो जिनको नहीं पता होगा वो कहेंगे आविर्भाव में अन लगा दें, तो बहुत सारे शब्द हैं जैसे मोल का अनमोल, है ना। तो अन लगाने से भी तो बनते हैं पर्यायवाची विलोम, अ लगाने से भी तो बनते हैं विलोम, है ना। तो अन लगा हुआ है तो ये आविर्भाव का विलोम क्या हो गया, अनाविर्भाव हो गया, जो कि गलत है। आविर्भाव का जो विलोम होता है वो होता है तिरोभाव। तो इसका जो सही विलोम शब्द होगा वो होगा तिरोभाव। तो आविर्भाव का विलोम हो गया हमारे पास अनाविर्भाव नहीं बल्कि तिरोभाव होगा इसका सही विलोम। फिर पूछा गया है निम्न में से कौन विशेषण नहीं है। उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट और विशाल। अगर हम इनको वाक्य में बनाकर देखें, देखिए विशेष विशेषण में दो तरीके हैं, या तो वाक्य में बना के देख लीजिए या आपको वो याद करने पड़ेंगे। ठीक। तो मैंने शीट दे के रखी हुई है विशेष विशेषण की, उसको आप याद कर चुके होंगे, और याद कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो अभी 4-5 दिनों का समय है, कोई बहुत बड़ी शीट नहीं है और आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं, तो उसको याद कर लीजिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्कृष्ट प्रदर्शन,
प्रदर्शन की विशेषता बता रहा है उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट का इस्तेमाल विशेषता बनाने में किया जा सकता है, तो ये विशेषण है। निकृष्ट व्यक्ति, निकृष्ट कार्य किया, तो कार्य और व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए निकृष्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये भी विशेषण है। भ्रष्ट व्यक्ति है नहीं, बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है, तो भ्रष्ट जो है इसका इस्तेमाल भी विशेषण के रूप में हो रहा है, ये भी है। विषाद, विषाद विशेषण नहीं है। विषाद का विशेषण क्या होता है? विषाद का विशेषण होता है विषण्ण। तो विषाद जो है वो विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होता है? विषण्ण होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, याद भी कर लीजिएगा। फिर पूछा गया है नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है? तो नैसर्गिक का मतलब जो होता है वो होता है एक तरीके से नेचुरल, ठीक है। और इसके पर्यायवाचियों को अगर देखें तो नैसर्गिक के पर्यायवाची होते हैं प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक। ठीक, ये नैसर्गिक के पर्यायवाची हैं, प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। देखिए क्या इनमें से कोई है? सप्तकृत कोई शब्द ही नहीं है। कृत्रिम तो आर्टिफिशियल होता है, वो नैसर्गिक का पर्यायवाची नहीं बल्कि विलोम की कैटेगरी में आ जाएगा। चमत्कृत से भी नैसर्गिक का कोई संबंध नहीं है। इसका जो सही विलोम जो पर्यायवाची है वो है हमारा प्राकृतिक। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्राकृतिक। फिर हमसे पूछा गया कि इनमें अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो कौन सा है? तो महत्व बिल्कुल सही वर्तनी है। अक्सर हम लोग महत्व को लिखा देखते हैं इस तरीके से, बहुत जगह लिखा देखने को मिलता है, लेकिन जो अशुद्ध वर्तनी होती है, महत्व की सही वर्तनी होती है आधा ता लगा के, ये सही वर्तनी होती है, आधा ता लगा के बनता है। इस तरीके से फिर वा जोड़ा जाएगा, तो ये यहाँ पर होना चाहिए, तो ये देखिए इसमें है, तो ये सही वर्तनी है। वाल्मीकि सही वर्तनी है, वाल्मीकि हम लोग लिखते हैं वो गलत है, ये सही वर्तनी है। पैतृक भी सही वर्तनी है। सन्यासी जो है वो गलत वर्तनी है, क्योंकि सन्यासी की जो सही वर्तनी होती है उसमें सा के ऊपर जो होती है वो बिंदी होती है। तो अगर यहाँ पर सा के ऊपर बिंदी होती तो ये सही वर्तनी होती, लेकिन यहाँ पर सा के ऊपर बिंदी नहीं है, इसलिए सही वर्तनी नहीं है। यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी पूछी गई थी, तो अशुद्ध वर्तनी हमारे पास कौन सी है? ये जो सन्यासी है ये हमारे पास अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी। क्लियर? फिर निम्न में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसको अगर हम लोग देखें तो ये भी कैसा है? विलोम शब्दों का क्रम है। तो यहाँ पर तो मैंने सॉर्ट कर दिया है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको लाइन से मिलेंगे। सीधे 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पर्यायवाची के, सीधे 10 क्वेश्चन आपको एक शब्द के, लगातार 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको तत्सम तद्भव के, लगातार 10 क्वेश्चन विलोम और बाकी चीजों को मिलेंगे। तो ऐसी झंझट नहीं है कि पहचानोगे किस चीज का है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है यहाँ पर? तो त्रुटिपूर्ण में हमारे पास अगर देखें तो एक शब्द है क्षर और अक्षर, आहार, विहार, संधि, विग्रह, स्वल्पायु, चिरायु। तो इनमें अगर देखा जाए तो क्षर का जो अर्थ होता है वो होता है जो नाशवान हो, जिसका क्षरण हो जाए, और अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षरण ना हो। तो क्षर और अक्षर ये दोनों त्रुटिपूर्ण नहीं है, तो ये सही उत्तर नहीं है। संधि का विलोम जो होता है वो विग्रह होता है, ये भी सही सुमेलित है। स्वल्प आयु का मतलब बहुत कम आयु वाला, और चिरायु का मतलब बहुत अधिक आयु वाला, चिर आयु वाला, ये भी सही सुमेलित है। आहार जो और विहार है ये गलत है। आहार का जो सही विलोम होता है वो होता है अनाहार। आहार का जो सही विलोम होता है वो होता है अनाहार। तो ये जो है ये त्रुटिपूर्ण है, बाकी सारे जो युग्म है वो आपके जो है वो सही सुमेलित हैं। फिर अगला हमारे पास है अवनी का विलोम पूछा गया है। अवनी बोलते हैं धरती को, ठीक, अवनी बोलते हैं धरती को। पृथ्वी को अवनी बोला जाता है और इसका विलोम पूछा गया, तो जाहिर सी बात है धरती का विलोम क्या होगा? आसमान होगा। धरती का विलोम क्या होगा? आकाश होगा। ठीक, तो यहाँ अगर देखा जाए तो इसमें सारे जो है आकाश, गगन, अंतरिक्ष, अंबर, सभी आकाश और गगन, अंतरिक्ष सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कंफ्यूजन हो गया कि ये तो सभी जमीन का विलोम हो गया, लेकिन यहाँ पर वही नियम ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेट में शब्द होगा उसी फॉर्मेट में विलोम होना चाहिए। अब जैसे आकाश है, आकाश अवनि का विलोम नहीं होगा, आकाश विलोम होगा पाताल का। ठीक, गगन जो होगा वो धरती का विलोम नहीं होगा, गगन जो होगा वो विलोम होगा धरती का या धरा का, वो अवनि का विलोम नहीं होगा। अवनि का विलोम होगा अंबर। ठीक, अवनि के साथ याद रख लीजिए अवनि अंबर, तो अवनि का जो सही विलोम होता है वो क्या होता है?
अंबर होता है। तो यहाँ पर सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो शुद्धतम विलोम होगा इसका वो होगा अंबर। इसको दिमाग में रखना है। तो ये सब चीजें भी सीखनी है। ये चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी बहुत तैयारी करके पहुंचने पर, प्रॉपर प्रैक्टिस ना करने पर, गलत सोर्सेस से प्रैक्टिस करने पर नुकसान पहुंचा जाती हैं। गलत सोर्सेस से प्रैक्टिस करेंगे तो मेहनत तो बहुत करी होगी, लेकिन वो मेहनत जो है ना वो फलीभूत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने गलत पढ़ा है तो हम गलत लिख के भी आएंगे, गलत प्रैक्टिस करी है तो हम गलत लिख के भी आएंगे। तो सही जगह सही चीज सही तरीके से प्रैक्टिस करनी जरूरी है। वो प्रोवर्ब है ना कि हार्ड वर्क जो है वो नेवर गोज इन वेन, यानी कि हार्ड वर्क का जो परिणाम है वो हमेशा मिलता है। लेकिन वो हार्ड वर्क भी कैसा होना चाहिए? राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आपने घर के विपरीत दिशा में चलेंगे, गलत डायरेक्शन में, तो घर कैसे पहुंच पाएंगे? मंजिल से तो आप और ज्यादा दूर होते चले जाएंगे। तो हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन होना चाहिए। तो सही जगह से, सही सोर्सेस से, सही तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आपको देखने को मिलेगा। बहुत से लोग होते हैं जो ये सोच कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत करी लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो या तो मेहनत में कमी होगी या डायरेक्शन में कमी होगी, बस इतनी सी बातें होती हैं। ये सुधार लेता है इंसान तो फिर वो असफल नहीं हो पाता। अगला है हमारा, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि, एक सेकंड, क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पर भी सही युग्म जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर फिर से एक ग्रुप आया है हमारे पास। ये जो ग्रुप है ये पर्यायवाची का है और सही पर्यायवाची हमको बताने हैं। ठीक है, सीक्वेंस में आएगा आपके पास एग्जाम में। वाजी और बाज, भट्ट और वीर, कंदरा और जड़, चित्रक और चित्रकार के यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं कि इनमें से क्या है। ठीक। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो चित्रक जो है, चित्रक होता है बाघ का पर्यायवाची। तो चित्रकार के साथ इसका जो ग्रुप है वो गलत हो गया। कंदरा जो होता है वो होता है गुफा का पर्यायवाची। तो जड़ के साथ इसकी जो ग्रुपिंग है वो गलत हो गई। वाज जो है हम लोगों ने भी पहले क्वेश्चन में ही देखा था किसका पर्यायवाची होता है? घोड़े का पर्यायवाची होता। तो बाज के साथ इसकी ग्रुपिंग क्या हो गई? गलत हो गई। सही पर्यायवाची की जो ग्रुपिंग है वो है भट्ट और वीर। भट्ट भी वीर का पर्यायवाची होता है। ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास सही ग्रुपिंग है, सही युग्म है। तो ये आपका जो होगा ये सही उत्तर हमारा होगा। फिर रास्ते में उपभोग के लिए ले जाने वाली खाद्य सामग्री, यहाँ पर देखिए ये मात्रा गलत आ गई है। सामग्री के लिए एक शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास शब्द देके रखे गए हैं, पथ्य है, अल्पाहार है, मार्ग भोग है और पाथेय है। तो मार्ग भोग तो ऐसे ही लिख दिया है कंफ्यूज करने के लिए। पथ्य, अल्पाहार और पाथेय की बात अगर करें तो एक होता है पथ्य अपथ्य। आयुर्वेद में आपने देखा होगा चिकित्सक बोलते हैं, या पढ़ा भी होगा आपने, लिखा भी देखा होगा कि पथ्य अपथ्य का ध्यान रखना चाहिए। पथ्य का मतलब होता है कि खाने योग्य, जो आपके खाने के लिए हितकर हो। अपथ्य का मतलब होता है जो आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसे खाने की चीजें अपथ्य कहलाती हैं, है ना। पथ्य का मतलब जो मेडिसिन या किसी रोगी के लिए जो फायदेमंद होता है उसको पथ्य बोलते हैं। ऐसे अगर हम कहें कि पेट खराब है तो पथ्य क्या है? खिचड़ी खाओ, है ना। तो हल्का और जल्दी पचने वाला खाना जो किसी रोगी या बीमार के लिए फायदेमंद होता है, या जो आहार जो उपयुक्त होता है या उचित होता है, उसको पथ्य बोला जाता है। तो पथ्य जो है वो रास्ते में उपभोग के लिए ले जाने वाली सामग्री नहीं है, उसके लिए ये शब्द नहीं है। अल्पाहार क्या होता है? अल्पाहार हो गया हल्का फुल्का नाश्ता, थोड़ा खाना, कम आहार, ये अल्पाहार होता है। ठीक। पाथेय जो होता है यही होता है राह या मार्ग का भोजन, की कहीं लंबी यात्रा पर जाना है तो रास्ते में बांध के टिफिन पैक कर लिया है, रास्ते में बांध के खाना रख लिया, यही हमारा क्या होता है? यही हमारा पाथेय होता है, राह या मार्ग का भोजन होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पाथेय। फिर हमसे पूछा गया है जो शब्द विशेषण नहीं है उसे पहचानिए। हमारे पास चार ऑप्शन देके रखे गए हैं, एक है सज्जन, एक है दुर्जन, एक है सुकुमार और एक है मानस। इसका तो उत्तर आसान है, आपने बता दिया होगा अभी तक। यहाँ पर अगर देखें तो सज्जन जो है ये विशेषण है। सज्जन व्यक्ति, सज्जन आदमी, सज्जन इंसान, वाक्य में प्रयोग करके लगा के हम पहचान सकते हैं कि सज्जन जो है विशेषता बताने के लिए इस्तेमाल होता है। दुर्जन, ये भी विशेषता बताने में। सुकुमार, सुकुमार मतलब बहुत कोमल, वो राजकुमारी बहुत सुकुमार है। तो सुकुमार जो है वो राजकुमारी की विशेषता है कि वो बहुत ज्यादा कोमल है, बहुत यहाँ पर प्रविशेषण हो गया। ठीक।
मानस जो है ये विशेषण नहीं है, मानस का जो विशेषण होता है वो मानसिक होता है। ठीक, तो मानसिक जो है वो विशेषण है जो बना है मनस या मनस या मानस से। वैसे ये मनस से बना हुआ है, इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इक प्रत्यय लगाया है तो मानसिक हो गया। ठीक है, यहाँ पर दीर्घ हो गया ये। तो खैर ये हमारा विशेषण नहीं है, इसका विशेषण जो होता है वो मानसिक होता है, तो सही उत्तर हमारे पास हो जाएगा डी इसका। फिर आता है अदरक का तत्सम क्या है। ये तो याद करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है और इसमें कंफ्यूजन भी बहुत होता है। अदरक का जो सही तत्सम है वो आपका होता है आर्द्रक। ऊपर भी रा लगा है, नीचे भी ये रा लगा है, तो आर्द्रक होता है। इस पर ध्यान रखिएगा, मिलते जुलते शब्द दे देगा और अगर लिख के प्रैक्टिस नहीं करी तो कंफ्यूज हो जाएंगे, या अगर उसमें पक्का कॉन्फिडेंस नहीं है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। कहीं कहीं इस तरीके भी लिख के आपको देगा आर्दक, हमको सही वक्त नहीं पता है तभी पहचान पाएंगे। या अगर ये लिख के दे दिया तो भी गलत है, ऊपर भी रह जाएगा नीचे भी रह जाएगा, आर्द्रक जो होगा वो इसका सही उत्तर जो होगा वो है इसकी सही वर्तनी, ये है आर्द्रक। ध्यान रखिएगा इसको। जो व्याकरण जानता है ये बड़ा आसान है, बहुत कॉमन है, घटिया सा सवाल है, उसको व्याकरण बोलते हैं। मुझे लगता है इसको तो डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। इसका सही उत्तर हो गया व्याकरण। व्याकरणज्ञ, व्याकरणज्ञ, व्याकरणिक से फालतू के शब्द हैं। फिर है कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। निशीथ जो है बेसिकली इसका मतलब होता है अर्धरात्रि का समय या मध्य रात्रि का समय। तो निशीथ का मतलब होता है अर्धरात्रि या मध्य रात्रि, यानी कि इसको रात के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि निशीथ का जो सही पर्यायवाची होगा वो होगा रात या उससे संबंधित शब्द। तो यहाँ पर रात्रि, रजनी का मतलब भी रात है, तो निशीथ का पर्यायवाची रात्रि भी हो गया, रजनी भी हो गया, और ये जो निशा है ये भी रात का पर्यायवाची है, तो रात का पर्यायवाची है, तो निशीथ का पर्यायवाची भी हो गया। तम जो है वो अंधेरा होता है, इसका निशीथ से कोई संबंध नहीं है, तो ये जो है ये सही उत्तर है। ये निशीथ का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी सभी जो है वो कॉमन शब्द के पर्यायवाची हैं। रात के जो और पर्यायवाची अगर लोग देखें तो निशा है, रजनी है, यामिनी है, निशीथनी है, निशीत है, बेसिकली मध्य रात्रि, छपा है, विभावरी, तमस्विनी, शर्वरी, रैन, त्रियामा, रात्रि, शरदा, तमी, विभा, राका और तमिस्त्रा। अगर यहाँ पे तमी होता तो फिर ये भी सही ना होता, क्योंकि तमी जो है वो भी रात का पर्यायवाची होता है। चूर्ण शब्द का तत्सम ये भी बड़ा आसान है, हम लगातार यूज करते आते हैं चूर्ण। चूर्ण शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, चूर्ण शब्द का तत्सम चूर्ण हो जाएगा। बहुत ही आसान ये सवाल था, इसमें तो कुछ डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द पूछा गया है, यानी कि आपको अपने पूर्वजों से संपत्ति जो है वो मिल रही है, किसी व्यक्ति के माँ बाप के बाद उसको संपत्ति मिल रही है, इसको बोलते हैं उत्तराधिकार। उत्तराधिकार से जो प्राप्त संपत्ति होती है उसके लिए जो शब्द है वो होता है रिक्त। तो यहाँ पर जो सही शब्द है वो है रिक्त। वसीयत क्या होता है, वसीयत तो एक डॉक्यूमेंट है, वो संपत्ति को डिनोट नहीं करता। वसीयत तो एक डॉक्यूमेंट होती है, उसको हम लोग विल बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, यानी कि वसीयत बेसिकली क्या है, वसीयत का मतलब होता है संपत्ति के प्रबंधन, संपत्ति के विभाजन वगैरह के लिए अगर कोई व्यक्ति मरते समय कुछ लिख के चला जाता है तो वो लिखित डॉक्यूमेंट जो है वो वसीयत कहलाता है, विल कहलाता है। धरोहर का मतलब होता है मेरी चीज किसी दूसरे के पास रखी हुई है तो वो धरोहर है। तो जो वस्तु किसी दूसरे के यहाँ सुरक्षित रखने के लिए दे दी गई हो उसको धरोहर बोला जाता है। ठीक, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सही ऑप्शन क्या है, ये है। संदाय भी यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, मार शब्द का पर्यायवाची हम लोग अभी कामदेव को पढ़ के आए, हम लोग देखा था कामदेव का पर्यायवाची मार होता है, और कामदेव का एक पर्यायवाची अनंग भी है, तो सही पर्यायवाची ये है। ना जादू है, ना स्वर्ण है, ना अदम है, इसका सही पर्यायवाची अनंग है। अनंग क्यों कहा जाता है हम लोग ऑलरेडी देख के आए हैं। और मार से आपको वैसे भी पता होना चाहिए, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, भगवान जो बुद्ध हैं
उन्होंने एक भूमि स्पर्श मुद्रा उन्होंने रखी हुई थी, जो मार यानी कि कामदेव के प्रलोभनों से बचने के लिए उन्होंने धारण करी थी। तो मार शब्द आपके दिमाग में वहां से बैठा होना चाहिए। पेट की आग को क्या बोलते हैं? पेट की आग हमारे आयुर्वेद में माना गया है, पेट में एक आग जलती है जो खाने को पचाने का काम करती है, उसको बोलते हैं जठराग्नि, या जठरा नल भी बोल सकते हैं। शुद्धतम शब्द है जठराग्नि, और अग्नि का पर्यायवाची अनल होता है, तो जठरानल भी बोला जा सकता है। अब यहाँ पर हम जान गए कि हमारे पास जो सही उत्तर है वो तो ये है, जठराग्नि जो होगा वो सही उत्तर होगा। मंदाग्नि, मंद और अग्नि यानी कि कमजोर आग मंदाग्नि हो जाता है, पेट की आग से कोई संबंध नहीं है। बड़वाग्नि, बड़वानल और बड़वाग्नि एक ही है, और बड़वानल का मतलब बड़वा की आग या बड़वा की अग्नि। बड़वा होता है समुद्र, यानी कि समुद्र में लगने वाली अग्नि को बड़वाग्नि या बड़वानल बोलते हैं। दावाग्नि, तो ये दाव से बनी हुई है, दाव का मतलब होता है जंगल, दाव का मतलब होता है वन। तो दावाग्नि या दावानल होता है जंगल में लगी हुई आग, जंगल में लगने वाली अग्नि दावानल होती है, क्या दावाग्नि होती है? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सही क्या हो गया? जठराग्नि हो जाता है। लगभग अंत में पहुंच रहे हैं। विशेष पूछा गया है, अनुरागी, अपमानित, अग्नि और अनाद्रत। अनुरागी, अपमानित, अग्नि और अनाद्रत, ये तीनों जो हैं ये क्या हैं? ये विशेषण हैं। अग्नि जो है ये विशेष है, और अग्नि का जो विशेषण होता है वो क्या होता है? अग्नि का विशेषण होता है आग्नेय। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक। फिर लास्ट के हमारे पास अब 8 बचे हुए हैं। निम्न तत्सम तद्भव तद्भव के युग में से कौन सा सही नहीं है हमारा, ये हमसे पूछा जा रहा है, एक ग्रुप बनाया गया है। जैसे इसमें हम देखें, उपाध्याय, हम जानते हैं उपाध्याय का ओझा होता है, आमलक का आंवला होता है, बिल्कुल सही है। अष्टकेली का अटकेली है, तद्भव वो भी सही है। परपटा का पटरी नहीं होता है, परपटा जो है वो होता है पराठा का। तो परपट या परपटा जो शब्द है ये तत्सम होते हैं पराठा का, यानी कि परपटा के साथ पराठा होना चाहिए, पटरी या पटरा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये क्या है? ये सही नहीं है। इसमें भी ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना है आपको। अक्सर गड़बड़ा के चले जाते हैं, नहीं देखते ही नहीं है, जल्दबाजी में कर देते हैं। अभी हम लोग एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि एग्जाम में हिंदी के और जीएस के भी शब्दों को कैसे सही करें, क्या गलतियां ना करें, कैसे अपने पॉइंट्स को या अपने जो मार्क्स हैं उनको वहां पर मैक्सिमाइज कर लें, कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। सिंगार शब्द का सही तत्सम शब्द पूछा गया है। तो सिंगार शब्द का तत्सम जो है वो क्या होता है? तो सिंगार शब्द का तत्सम जो है वो है श्रृंगार। एक तरीके से और लिखा मिलता है ये भी। तो ये जो है ये इसी श्रा का ही बदला हुआ रूप है। तो अगर ऐसे लिखा मिलता है तो भी सही है, ऐसे लिखा मिलता है तो भी सही है, फॉन्ट का अंतर केवल होता है। तो यहाँ पर ये सही है। हालांकि अगर हम देखें कि अगर ये इस तरीके से लिखा भी हमको दे दिया गया और इस तरीके से भी लिखा दे दिया गया, तब क्या करेंगे? तो हम ये वाले को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये मानक रूप है ये इसी का बदला हुआ रूप, लेकिन ये मानक रूप है, तो हम इसको प्रेफर करेंगे। ठीक है। कठपुतली का तत्सम क्या होता है? कठपुतली का मतलब काठ की पुतली। तो इसका जो सही तत्सम होता है वो होता है काष्ठ पुत्तलिका। तो ये इसका सही तत्सम है, ये ध्यान रखिएगा। काष्ठ पुत्तलिका होगा, काष्ठ पुतली नहीं होगा, काष्ठ पुत्तली नहीं होगा, काष्ठ पुतली नहीं होगा। बोलना सीख जाएंगे, लिखना अपने आप आ जाएगा। सही बोलेंगे, सही लिखेंगे तो सही पहचान भी लेंगे। ध्यान रखिएगा। तो इसका हम लोग देख लिया, काष्ठ पुतलिका है। अगला है हमारे पास कि यहाँ पर कौन सा शब्द जो है वो अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि जो है वो बेसिकली सांप का एक पर्यायवाची होता है। और सांप के अगर हम पर्यायवाचियों की बात करें तो सांप के कई सारे पर्यायवाची हैं। जैसे सांप को हम अहि भी बोलते हैं, सर्प भी बोलते हैं, विषधर क्योंकि जहरीला होता है तो विषधर भी बोलते हैं, भुजंग बोलते हैं क्योंकि वो पेट के बल चलता है इसलिए उसको उरग भी बोला जाता है। और सांप क्योंकि रेंगने वाला प्राणी है तो वो सरीसृप भी है।
है ना, रेप्टाइल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। नाग, कोबरा जो होता है सांप की एक वैरायटी में, उसको नाग बोला जाता है। वो फन काटता है इसलिए उसको फणी बोला जाता है। व्याल बोला जाता है। सांपों की जो जीभ होती है वो दो भागों में बटी हुई होती है, इसलिए उसको द्विरसन बोलते हैं। ऐसा ही पन्नग, सारंग, व्याल और पवनाश जो है, पवनाश ये भी क्या है, सांप का पर्यायवाची होता है। तो अगर हमको सांप के पर्यायवाची पता है तो हम बड़ी आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। उरग भी सांप का पर्यायवाची है, सरिसृप भी पर्यायवाची है और पवनाश भी इसका पर्यायवाची है। यानी कि अही के उरग, सरिसृप और पवनाश ये तीनों ही पर्यायवाची होंगे। तो ये सही उत्तर नहीं है, क्योंकि पूछा गया है कौन पर्यायवाची नहीं है। तो बचा कौन सा, एलिमिनेशन मेथड से भी देख सकते हैं, वो है सिंधुर। और अगर हमको ये पता है कि सिंधुर किसका पर्यायवाची है, तब तो बड़ा आसान सवाल हो जाता है। सिंधु जो है वो हाथी का पर्यायवाची होता है। हाथी का पर्यायवाची होता है। हाथी के जो पर्यायवाची हैं वो है करी, द्विप, वारण, कुंभी, गज, दंती, कुंजर, वितुंड, नाग, सारंग, हिरद, ये सब क्या है, हाथी के पर्यायवाची। ध्यान रखिएगा, नाग और सारंग जो है वो हाथी और सांप दोनों के पर्यायवाची हैं। इसको ध्यान आपको रखना है। और हाथी को नाग क्यों कहते हैं, ये पर्यायवाची वाले वीडियो मैंने बताया, उसको यहाँ पर दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिर एक गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, क्योंकि अलग अलग जो व्याकरण है, अलग अलग जो किताबें हैं, उसमें अलग अलग शब्द हमको देखने को मिलते हैं कि विशेषण के कितने पर्यायवाची हैं। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में हमारे पास विशेषण के 6 पर्यायवाची बताए गए हैं, कुछ में 7 भी बताए गए हैं, और कुछ लोग इससे ज्यादा संख्या भी बताते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम कितना माने। तो हमारी समस्या खत्म हो जाती है जब हम ये जान जाते हैं कि हमारा आयोग कितना मानता है। तो वैसे तो मोटे तौर पर देखा जाए तो गुणवाचक विशेषण के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। काल, स्थान, आकार, रंग, दशा और गुण के आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है। तो 6 हो गए। लेकिन कुछ विद्वान जो है वो दिशा को भी इसमें शामिल कर देते हैं, कि दिशा जो है वो भी यहाँ पर आ गई। तो दिशा को शामिल कर दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। ठीक है, रूप को भी शामिल कर ले तो 8 हो जाती है। खैर वो एक अलग बात है। तो दिशा को भी शामिल कर ले तो 7 हो जाती है। तो हम 6 माने कि 7 माने, तो मोटे तौर पर मानक तो 6 है, लेकिन हमारा आयोग कितना मानता है, 7 मानता है। तो हम भी कितना मानेंगे, 7 मानेंगे। ठीक। तो गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, तो हमको यहाँ पर देके रखा गया 4, 5, 6, 7। तो हम 7 को यहाँ पर मान के चलेंगे। फिर बोला गया है कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। हमारे पास ऑप्शन में है अग्नि, घट, घोटक और मोती। तत्सम नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द तद्भव है, ये पूछा जा रहा है। ठीक। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अग्नि जो है वो तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव जो होता है वो आग होता है। घट का घड़ा हो जाएगा। घोटक तत्सम शब्द है, इसका जो है वो घोड़ा हो जाएगा। पूछा गया है कौन सा तत्सम नहीं है, तो ये तो सारे तत्सम है, यानी कि ये सही उत्तर नहीं है। मोती जो है ये एक तद्भव शब्द है। और मोती का जो तत्सम होता है वो होता है क्या, मौक्तिक। मौक्तिक इसका जो है वो तत्सम होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास डी, मोती। जो सब कुछ जानता है उसके लिए शब्द क्या है, तो इससे बनने वाले ज्ञ जो है, उससे बनने वाले कई सारे शब्द होते हैं। जैसे विज्ञ होता है, अज्ञ होता है, सर्वज्ञ होता है, प्रज्ञ होता है, ये सारे शब्द हैं। तो यहाँ पर ये कई सारे शब्द हैं, जैसे हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं कि इनका किसका इस्तेमाल किस समय किया जाता है। तो जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। सर्व मतलब सब कुछ, ज्ञ मतलब जानने वाला। तो सर्वज्ञ हो गया सब कुछ जानने वाला। विज्ञ मतलब जिसको जानकारी हो, या जिसको कोई विशेष जानकारी हो, उसको क्या बोलते हैं, विज्ञ बोलते हैं। मर्मज्ञ क्या होता है, जो किसी भी चीज के मर्म को जानता हो। ठीक। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के एसेंस को जानता हो, उसको क्या बोलते हैं, मर्मज्ञ बोलते हैं। ज्ञानी क्या होता है, जो जिसको ज्ञान हो, हर वो व्यक्ति जिसको ज्ञान हो उसको क्या बोला जाता है, उसको ज्ञानी बोला जाता है। लेकिन जो सब कुछ जानता है वो क्या होता है, वो सर्वज्ञ होता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास सी, सर्वज्ञ। फिर निम्न में से कौन विशेष है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये तो बड़ा आसान है, आदरणीय, महात्मा, आदरणीय, गुरु,
आदरणीय विशेषण है। आवश्यक, कार्य, आवश्यक विशेषण है। आसक्त और अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आसक्त और अलंकार में से कौन सा विशेष्य होगा, तो आसक्त भी जो विशेषण है, ठीक, आसक्त व्यक्ति, ठीक। अलंकार जो है ये विशेष्य है, और अलंकार का विशेषण होता है अलंकृत। ठीक है, अलंकृत इसका क्या हो जाएगा, विशेषण। अलंकृत ईंटें, इंडस परिसिलेशन मिली ना, अलंकृत ईंटें, तो ईंटों की विशेषता क्या, कि वो अलंकृत हैं, वो डेकोरेटेड हैं। अब है हमारे पास अंतिम जो प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है। विरहिणी, 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 विरहिणी। बोलना आता है तो आप पहचान जाएंगे। यहाँ पर शीट में भी दिया हुआ है। इसकी जो सही वर्तनी होती है वो होती है विरहिणी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो है ये हमारे पास सही उत्तर है। बाकी सारे की वर्तनी जो है वो गलत है। तो ये हमारा एक टेस्ट पेपर का एक्सप्लेनेशन था। जो सॉल्व पीडीएफ आपको मिलती है उसमें आपको पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है, जो भी मैंने बोल के बताया है लगभग वैसा ही आपको एक्सप्लेनेशन में आपको देखने को मिलता है। तो बचे समय में हिंदी के अगर बेहतर आपको रिवीजन करना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम के लिए जरूरी शब्द है उनको देख लेना है, तो ये इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस है, ठीक है, केवल टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे, बहुत ही नॉमिनल फीस है। और फिलहाल इसको हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।